आज हम बात करेंगे एपीआई क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कैसे अपने सर्वर से क्लाइंट को कोई भी एचटीएमएल पेज को कैसे सर्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एपीआई क्या होता है और एपीआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दो लोग, यहां पे मैं लोग का मतलब है सॉफ्टवेयर, जो दो लोग को हेल्प करता है बात करने में। यहां पे मैं बात का कंटेक्स्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के तरह यूज कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, इंटरमीडिएटरी की तरह हुआ। ये बीच में काम करता है, जो दो सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है एक दूसरे से बात करने में। ये कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या आपका खुद का सर्वर पे क्रिएट किया गया एपीआई भी हो सकता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए आज देखते हैं कि हम अपना एपीआई कैसे बना सकते हैं और इस एपीआई को कैसे यूज किया जा सकता है। तो मैं दिखा देता हूं, मैं एक जेसन फाइल क्रिएट कर चुका हूं जिसका नाम है questions.json। इसमें मैंने रखा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन, example1, example2, योर टास्क, कंस्ट्रेंट्स। तो मैं पहले बताता हूं जेसॉन क्या होता है। तो जेसॉन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक नोटेशन है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ये प्रॉपर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट नोटेशन है जिसमें हम स्टोर करते हैं की और वैल्यू में। यहां पे क्वेश्चन नंबर है की और 1 है वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या है, ये की है, और ये गिवन ए स्ट्रिंग एस, प्रिंट द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग एज आउटपुट, ये क्या है, ये वैल्यू है। तो ऐसा मैंने बहुत सारे की और वैल्यू रखे हुए हैं, तो इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें ये एक एरे के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं एरे के फॉर्म में, और इस एरे में बहुत सारे कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हुआ ये। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं। यहां पे 10 क्वेश्चंस रखे हुए मैंने, तो यहां पे 10 ऑब्जेक्ट्स हुए। तो चलिए ये question.json को इंपोर्ट करते हैं अपने server.js में। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये question.json स्टैटिक फाइल है। तो ये मेरा, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक डेटाबेस में रखा हुआ फाइल है। तो ये डेटाबेस से मैं फेच करूंगा। तो चलिए server.js में हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, और फाइल को इंपोर्ट करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं fs मॉड्यूल का यूज होता है, जो कि इनबिल्ट लाइब्रेरी है आपके Node.js में। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने का तरीका आपको पता है, मैं सिखा चुका हूं, const fs require fs। अब इस फाइल को हमें इंपोर्ट करना है। तो इस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे fs के मेथड रीड फाइल का, fs.read फाइल। यहां पे ये हमसे 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला होता है पाथ नेम। तो चलिए पाथ नेम हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तो पाथ नेम हो गया हमारा questions.json। अब दूसरा है कौन सा एनकोडिंग हमें यूज करना है। तो हमें यूज करना है UTF-8 एनकोडिंग। ये हमको कॉलबैक फंक्शन देता है जिसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एरर और डेटा। तो एरर डेटा। तो चलिए मैं इसे लॉक कर लेता हूं, इसके डेटा को। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। तो चलिए सर्वर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें अनडिफाइंड मिला है। तो हम ये देखेंगे कि हमें ये अनडिफाइंड क्यों मिला है। तो मैं जैसा कि देख सकता हूं क्वेश्चंस की स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहां पे करेक्ट करता हूं क्वेश्चन की स्पेलिंग। अब मैं सर्वर को फिर से स्टार्ट करता हूं। पहले सर्वर को एग्जिट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है Ctrl+C। अब मैं फिर से नोड server.js को यूज करता हूं। अब हम देख सकते हैं हमारे पास सारे डेटा आ चुके हैं, पर अब क्या आप देख पा रहे हैं ये डेटा किस फॉर्मेट में है? तो चलिए मैं इसका टाइप ऑफ डेटा करके आपको दिखा देता हूं कि ये डेटा किस फॉर्मेट में है। तो मैं सर्वर को फिर से स्टार्ट करूंगा। आप देख सकते हैं सर्वर स्टार्टेड हमारा इस लाइन से आ रहा है, कोड 21 लाइन से, और console.log टाइप ऑफ डेटा हमारा स्ट्रिंग है। तो अब हमें स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो हमें जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मेथड यूज करना होगा? तो हमारे पास इनबिल्ट मेथड है जेसॉन की तरफ से, जो कि यूज होता है पार्स, console.log json.parse। यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं अपना डेटा। अब हम अगर यहां पे सर्वर को स्टार्ट करते हैं तो अब हमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कलरिंग चेंज हो गया है,
इसका मतलब ये टर्मिनल पे एज अ की एंड एज अ वैल्यू दिखा रहा है। प्रूफ करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा लिखता हूं। चलिए सर्वर को फिर से क्लोज करते हैं और स्टार्ट करते हैं सर्वर को। देख सकते हैं पहली बार में हमारा 12 लाइन नंबर से आ रहा है स्ट्रिंग और 13 लाइन नंबर से आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये एक प्रकार का एक एपीआई बन चुका है। बट इस एपीआई को हम कॉल कैसे करेंगे? तो हमें कॉल करना है यहां पे, जो पिछली बार मैं rest.render इंडेक्स कर रहा था, अब मैं उसकी जगह कुछ और करूंगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले इसको fs.read फाइल को कट करना है और ये रूट गेट मेथड जो रूट पे है यहां पे आके पेस्ट करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटा को सेंड करना है। तो हमें एज अ सेंड कैसे करना है, हमारे पास रिस्पॉन्स पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ये स्टेटस कोड आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, ज्यादातर आपको पता होगा 200 ओके होता है, 404 एरर होता है। तो चलिए मैं 200 करता हूं। इसके बाद मैं करता हूं कि एपीआई को हम किस फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं। तो ज्यादातर हम एपीआई को जेसन फॉर्म में शो करना चाहेंगे। तो जेसन, और क्या भेजना हमें, तो हमें डेटा भेजना है। तो हम भेजेंगे डेटा, पर कौन सा डेटा, हमें एज अ स्ट्रिंग नहीं भेजना है, हमें एज अ जेसन डॉट पार्स करके डेटा भेजना है। इस डेटा को हम कहीं पे रख लिया करते हैं। तो कॉन्स्ट dd, इसको कॉपी करते हैं हम जेसन डॉट पार्स को। चलिए हम इस dd को वेरिएबल को सेंड करते हैं रिस्पॉन्स की तरह। अब हमें इस एपीआई को कॉल करना है। तो इस एपीआई को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो हमारे ब्राउजर पे आप देख सकते हैं पहले था दिस इज फ्रॉम EGS, जो हमारे पिछले लेक्चर से था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्वर को स्टॉप करेंगे, सर्वर को अगेन स्टार्ट करेंगे और अब हम जाके रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है, हमारे पास पूरा एक जेसन फाइल में डेटा आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये हुआ हम किस प्रकार अपना एक सिंपल एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, और इस एपीआई को हम कहीं पे भी जाके होस्ट कर सकते हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो एपीआई होता है हम किसी और कंपनी को सेल करते हैं या फिर और कोई सॉफ्टवेयर में यूज होता है। तो उसको पता होना चाहिए कि हम क्या करें। उसको ये नहीं पता होता है कि इनसाइड में कैसे फंक्शन हो रहा है, उसको ये पता होता है कि हमें किस पैराम्स पे क्या रिक्वेस्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है। तो उसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो चलिए धन्यवाद, आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हम अगली लेक्चर में देखेंगे कैसे हम इस एपीआई को Heroku पे होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।